इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो लॉ बताए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और इस पे आज हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, फाइनली एक बात निकल के आई थी कि क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वही कहलाता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलाम। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं 1 फैराडे चार्ज जिस भी किसी भी सब्सटेंस के जितने अमाउंट को डिपॉजिट कराता है वही क्या वो मास कहलाता है, वो अमाउंट कहलाता है इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गई? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं 1 फैराडे या कह सकते हैं 96500 कूलाम चार्ज जिस किसी भी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की कितने जिस अमाउंट को डिपॉजिट कराता है वही क्या कहलाता है, उसका इक्विवेलेंट मास। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट व्हेन 2000 coulombs 2000 coulomb of charge is passed through the CuSO4 solution by using platinum electrode, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जिसमें कॉपर का एटॉमिक मास हमें दिया है कितना, 63.5, इतने ग्राम AMU दे दिए या ग्राम पर मोल दे दे की बात है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, Cu का मास दे दिया। अब वो कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या करा, 2000 कूलाम चार्ज क्या कराया, पास कराया है। तो ये बताना है कि कितना वेट क्या होगा कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और अगर इसका एटॉमिक मास कितना है कॉपर का, ये है। तो देखिए, जो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास एक कैसा आता था, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते थे मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। अगर हम बात करें यहाँ कॉपर की, तो कॉपर इसमें क्या है, अगर कॉपर की बात करें तो CuSO4 है, CuSO4 में जो कॉपर है वो किस में आएगा, Cu+2 में आएगा। तो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर क्या बनाएगा, ये Cu, यही तो रिएक्शन होगी। तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को रिड्यूस कराने में जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वही क्या कहलाता है, बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास देखें किसका, कॉपर का, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कितना है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 63.5, और बैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। तो ये क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्लियर? अब जो इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट, ये इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट कराने के लिए जितना चार्ज चाहिए वो कितना होता है, 1 फैराडे। 1 फैराडे का जो चार्ज है या कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज है या कह सकते हैं 96500 कूलाम जो चार्ज है, वो जिस वेट को डिपॉजिट कराता है उसे ही क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इतना चार्ज कितने वेट को डिपॉजिट कराएगा, जितना इक्विवेलेंट मास है, और इक्विवेलेंट मास निकल कर आ गया किससे, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो इतना चार्ज किसको डिपॉजिट कराएगा, इतने वेट ऑफ कॉपर को, और हमें चार्ज दे कितना रखा, 2000 कूलाम। तो 2000 कितने को कराएगा, इससे क्या कर देंगे डिवाइड, देखिए इससे कर देंगे डिवाइड और इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इतने ग्राम। क्लियर होगी बात? हमने क्या करा, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया कॉपर का, वो कैसा आया, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा इसमें, 2। ठीक है, 1 मोल कॉपर को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया था, 2। तो इक्विवेलेंट मास आ गया। अब इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, 1 फैराडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना हो गया, 96500 कूलाम। कितने चार्ज, कितने अमाउंट को डिपॉजिट कराएगा, इतने अमाउंट को डिपॉजिट कराएगा, जो इसका इक्विवेलेंट मास होगा किसका, कॉपर का। अब इतना चार्ज इतने को कराता है तो 2000 कूलम कितने को कराएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, और इनटू इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आप सिंपल सा फॉर्मूला रख लीजिए, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया था आपको, देखिए जरा क्या है कि W इज इक्वल टू क्या होगा, ZQ, या कह सकते हैं ZIT, या Z को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F होगा फैराडे कांस्टेंट इनटू I इनटू T। ठीक है, या इसको इक्विवेलेंट वेट को भी हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और इनटू क्या करेंगे, फैराडे कांस्टेंट, मतलब 96500 इनटू क्या हो जाएगा, Q, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये Q। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला आ गया। आप रखिए वैल्यू को, ये वेट निकालना है। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा कॉपर का, 63.5, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2,
इंटू क्या होगा 96500 इंटू चार्ज कितना सप्लाई हमने किया है 2000 कूलम। तो देखो सेम वही सिचुएशन बन गई। एटॉमिक वेट 63.5 बाई 2 इंटू 96500 इंटू क्यू। चाहे आप फॉर्मूला रख दो डायरेक्ट, ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, यहाँ से भी आंसर सेम। देखो वही सिचुएशन बन गई थी। 63.5 बाई 2 इंटू 2000 हो गया क्यू, और अपॉन में क्या था 9650। यहाँ से सोल्व करेंगे तो इतने ग्राम। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है how long a current of 3 ampere has to be passed through the solution of AgNO3 to coated a metal surface of कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर with 0.005 mmHg थिक लेयर, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना दे रखा है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो क्वेश्चन समझाते हैं क्या है। ये कह रहा है हमारे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है। इस AgNO3 के सॉल्यूशन में 3 एम्पियर की करंट कितने टाइम तक पास करूं कि जिससे इलेक्ट्रोड का एरिया, एक इलेक्ट्रोड है जिसका एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस इतने एरिया के इलेक्ट्रोड पे इतनी मोटी परत क्या हो जाए, सिल्वर की डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कितने टाइम तक करंट पास करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, तो वेट हम ये देखें कि इतनी मोटी परत इतने एरिया पे सिल्वर की बनाने के लिए कितना कितना अमाउंट ऑफ वेट चाहिएगा, कितना वेट सिल्वर का चाहिएगा। तो देखिए, अगर मैं वेट निकालूं सिल्वर का तो वेट किससे आ जाएगा। अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल वो EIT अपॉन एफ। ई को क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, AgNO3 में अगर हम देखें Ag, तो Ag किस में जाएगा +1 में, NO3 जाएगा -1, Ag +1, तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना है 1। 1 का मतलब हो गया कि जो इसका एटॉमिक वेट है वही क्या होगा, इसका बैलेंसी फैक्टर होगा। एटॉमिक वेट Ag का कितना होता है 108, ठीक है, नहीं तो वो देगा आपको, नहीं देगा तो 108 आप ले लेंगे। चलिए खैर, तो देखिए ये तो सिंपल फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का ये तो फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू होगा ZIT, या Z को हम क्या लिख सकते हैं E अपॉन 96500, और E को भी क्या लिख सकते हैं एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। चलिए मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू निकालूंगा तो ये सब कुछ इधर, तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और E अपॉन में क्या हो जाएगा डिवाइड, और I भी क्या हो जाएगा अपॉन में डिवाइड। तो T इज इक्वल टू क्या होगी, एक तो 96500 प्लस इंटू क्या होगा वेट। अब वेट किससे आएगा, वेट आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, मास किससे आएगा, मास आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किससे आ जाएगा जी, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस तो आ गया वॉल्यूम, और इंटू डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ गया, वेट आ गया W। क्लियर। चलिए, मगर इसमें एक ध्यान देना है, हमें जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मगर जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो क्या किससे दे रखी है, वो मिलीमीटर में दे रखी है। तो इसे सेंटीमीटर में ले जाएंगे, और सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 10 से क्या कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे, और 10 से और डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट और एक इधर पॉइंट पहुंच जाएगा। देखिए 5000 पॉइंट आएगा। आगे बात समझ में। तो चलिए अब क्या है, साथ में अपॉन में क्या आ गया E और I। E क्या होगा, जो एटॉमिक वेट है वही इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर, और Ag के लिए बैलेंसी फैक्टर कितना है 1 है, तो इसका जो एटॉमिक वेट है वही क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा कितना 108, और इनटू करंट कितनी है, करंट दे रखी 3 एम्पेयर। क्लियर हो गया बस। तो सीधा फॉर्मूला हमने लगाया, और इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो T इज इक्वल टू निकालेंगे, बाकी सबको इधर। तो ये हो गया 96500 इंटू क्या होगा वेट, वेट किससे आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम किससे आएगा एरिया इंटू थिकनेस से, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा E और I। E कितना होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर Ag के लिए कितना है 1, तो बस जो एटॉमिक वेट है सिल्वर का कितना 108 वही क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और इंटू I कितनी दे रखी है, 3 एम्पेयर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 सेकेंड। यहाँ भी जब सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट करिए जरा, कभी इसको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आप करोगे तो आपका आंसर 130 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है। तो आपके पास 125 आंसर के आसपास में कुछ और नहीं दे रखा होगा, 125 दे रखा होगा, उससे बहुत छोटा फिर वैल्यू दे रखी होगी, फिर उससे बहुत बड़ी दे रखी होगी। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया करो। और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में अगर आप क्या आएगा, मान लीजिए आपका आंसर 120 आ रहा है तो आप आंसर क्या लगाएंगे 125, या आपका आंसर 130 आ रहा है तो आप आंसर क्या लगा देंगे 125, क्योंकि 130 या 120 ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। चलिए खैर, नेक्स्ट कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2
1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, O2 में, तो उसके लिए कितना चार्ज हमें रिक्वायर्ड होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो देखिए ओ किस में रहेगा, अगर मैं वाटर में देखूं तो वाटर में ऑक्सीजन किस स्टेट में है, -2 में होगा कि नहीं होगा, और यहाँ O2 में कितना है, 0 में। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या हो रही है, -2 से किस में जा रही है, 0 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक मोल के लिए एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इसमें ये किस में लेके चल रहे हैं हम, मोल में। अब देखिए एक मोल ऑक्सीजन को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो O-2 से किस में ले जाना, O0 में। तो एक मोल ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। क्यों चाहिए, क्योंकि O-2 से किस में जा रहा है, 0 में। तो कितने का चेंज हो रहा है, 2 का। तो एक मोल के लिए कितने चाहिए, एक मोल ऑक्सीजन को, एक मोल O-2 को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास वाटर है कितना, 1 मोल। 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एच हैं, 2। मगर ऑक्सीजन तो कितने होंगे, 1। हमें केवल ऑक्सीजन से मतलब है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। तो 1 मोल वाटर में 1 मोल वाटर में कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, कितने मोल ऑक्सीजन है, एक ही मोल ऑक्सीजन है। और एक मोल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। तो ओरल भी आंसर निकल के आ गया। दूसरा देखिए, अगर वो यहां लिख देता 2 मोल, तो एक मोल वाटर से कितने ऑक्सीजन आ रहे थे, 1 मोल ऑक्सीजन। और एक मोल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। तो एक मोल को चाहिए 2 फैराडे, तो 2 मोल के लिए कितने चाहिए, फिर ट्वाइस की मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 0.5 मोल किसका जी, Cr2O3 2 K2Cr2O7। इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके इसमें लाना है। और तो पूछ रहा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इसको इसमें लाने के लिए, और कितना अमाउंट, 1.5 मोल। तो पहले 0.5 छोड़िए, आप एक मोल के लिए कैलकुलेट कर लो। एक मोल के लिए अगर मैं देखूं, इसमें क्रोमियम, इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर -2 यहां भी होगी और यहां भी -2 होगी। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा। किस में होगा, क्रोमियम में होगा। अगर मैं O की ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो यहां कितनी होगी, -2। और O में है कितने, 3। तो कितना, एक ऑक्सीजन की है -2 और कितने ऑक्सीजन है, ये 3। तो कितना हो गया, -6। अगर इसका -6 है तो उसका कितना होगा, +6, क्योंकि ओवरऑल क्या होना है, न्यूट्रल। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन से कितना आ रहा है, -6, तो क्रोमियम का कितना होगा, +6। मगर ये क्रोमियम है कितने, 2। और +6 2 में बटेगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा, +3। तो इसमें जो क्रोमियम है वो किस में है, +3 में है। बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो O की होगी -2 और कितने ऑक्सीजन है, ये 7। तो कितना हो गया, -14। और H पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीजन नंबर हमेशा +1 होगी किसी भी कंपाउंड में। तो ये होगा +1 और कितने हैं, 2। तो +2 यहाँ से, तो -14 यहाँ से और +2 यहाँ से। तो -14 और +2 कितना बचा, -12। और माइनस, अगर ये -12 है तो इसका कितना होगा, +12। और +12 होगा, मगर ये कितने क्रोमियम है, यहाँ भी 2। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, +6। तो अब देखिए क्रोमियम +3 से किस में जा रहा है, +6 में। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और यहाँ पे कितनी है, +6। तो ये +3 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। मगर यहाँ पे क्रोमियम है कितने, 2। एक क्रोमियम में जो चेंज है वो +3 से +6 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का। मगर 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉनों का। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो गया। और एक मोल के लिए कितना होगा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फैराडे। तो 6 फैराडे चार्ज चाहिएगा अगर इसके एक मोल को हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज। मगर मोल हमें दे कितने रखे, हाफ। तो एक मोल के लिए कितना चाहिए, 6 फैराडे। तो हाफ मोल के लिए कितना चाहिएगा, 3 फैराडे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 फैराडे। एक बार और समझा देता हूं, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है कितनी, +6, क्योंकि क्रोमियम की ही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है और किसी में चेंज नहीं हो रहा। +3 से +6 जा रहा है, तो एक क्रोमियम की ऑक्सीजन नंबर में कितना चेंज हो रहा है, +3 का, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। मगर यहाँ पे क्रोमियम है कितने, 2। तो 2 में कितने का चेंज होगा, एक में +3 का, तो 2 में कितना होगा, +6 का। और +6 का मतलब क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉनों का मतलब है 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल Cr2O3 को ऑक्सीडाइज करने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 फैराडे। ठीक है। और तो क्या होगा, इसके एक मोल को ऑक्सीडाइज करने में हमें 6 फैराडे चार्ज चाहिए, और एक हमें लेना कितना है, हाफ मोल। तो अगर एक मोल के लिए 6 है तो हाफ मोल के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ की, तो कितना आ जाएगा, 3 मोल। अब देखिए ओरली अगर हम बात करें, यहाँ वाटर में देखिए, ये तो ओरली मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा लिख के देखिए,
ये ओ वाटर था, वाटर में ओ किसी स्टेट में जाएगा -2 में, तो वाटर में ऑक्सीजन किस में होगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और इससे हम बना क्या रहे हैं O2, और O2 में जो ऑक्सीजन है वो किस में, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होगी उसकी, 0, ठीक है, जो कि फ्री स्टेट एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। तो ये -2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। अब इंटू क्या करना है, अगर इसे बैलेंस करना है आपको, अगर इसे बैलेंस करना है तो 2 लगा लीजिएगा, 2 लगाएंगे तो कितना होगा, ये कितना हो गया, -4, -4 से किस में जा रहा है, 0 में, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है, 4 इलेक्ट्रॉनों का, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे, और 4 फैराडे किसके लिए है, 2 मोल ऑक्सीजन के लिए, मगर वाटर के 1 मोल में हमें 1 ही मोल तो ऑक्सीजन चाहिएगी, तो 2 मोल के लिए 4 का चेंज है, तो 1 मोल के लिए कितने का चेंज होगा, 2 का, और 1 मोल वाटर में 1 ही मोल क्या है, देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 मोल वाटर में 1 ही मोल ऑक्सीजन है, और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। नेक्स्ट देखिए, ये थी Cr2O3, Cr2O3 पे हमने क्या करा, इसमें ऑक्सीजन स्टेट आर थी +3, और इसमें कितनी आर थी, +6। इस ना तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर में कोई चेंज है, ना पोटेशियम की, सिर्फ किसकी थी, क्रोमियम की, जिसकी ऑक्सीजन नंबर में चेंज है उसी को लिख लेंगे। तो यहाँ +3 से किस में जा रहा है, +6 में। ये इक्वेशन बैलेंस करी है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करोगे तो आपको, जैसे मैंने आपको बैलेंस का मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका बताया है किसमें, रेडॉक्स में किसी भी हाफ इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो अगर आप बैलेंस करोगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, या वैसे चेंज कर लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर से। यहाँ +3 से कितना जा रहा है, +6, +3 से किस में जा रहा है, +6 में, तो एक क्रोमियम के हिस्से में कितना का चेंज आ रहा है, +3 का, मगर क्रोमियम है कितने, 2, एक मोल में कितने क्रोमियम है, 2 है, इसके 1 मोल में कितने क्रोमियम है, 2, और एक क्रोमियम में चेंज कितना है, +3 का, तो 2 क्रोमियम में कितना आएगा, एक क्रोमियम में है +3 का चेंज, तो 2 में कितना आएगा, +6 का, और +6 का हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 फैराडे, तो 6 फैराडे तो कितने के लिए हुआ, 1 मोल के लिए, और हमसे पूछ कितना के लिए था, हाफ मोल के लिए, तो हाफ मोल के लिए कितना आ जाएगा, 3 मोल फैराडे, या कह सकते हैं 3F। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कह रहा है फाइंड द मास रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये कह रहा है हमें जो मास रेशो बताना है किसका, प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड एंड कैथोड। जब हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोल किस पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे जब सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस करने से एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, उन पे जो मास, उन प्रोडक्ट का जो मास डिपोजिट होगा एनोड और कैथोड पे, उनका मास रेशो बताना है क्या होगा। तो देखिए, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हमें कुछ भी इसने नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, अगर इसने कुछ भी नहीं दे रखा तो सॉल्ट का कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस लेके चलना है, एक्वस। ठीक है, तो एक्वस इसने क्या होगा, ये एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होगा, एक तो ये सॉल्ट होगा और एक वाटर होगा। अगर मैं बात करूं, यहां से एनायन कौन आएगा, SO4-2, और यहां से कैटायन कौन आएगा, Na+, और एक वाटर से कौन आएंगे, H+, और OH-। चलिए खैर, हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाता है माइनस, एनोड पे माइनस जाएगा, कौन हो गया, SO4-2, और वाटर से जो एनायन आएगा, ये वाटर, तो अगर हम बात करें एस जो जो डिस्चार्ज सीरीज थी एनोड की, उसमें क्या होगा, SO4- पहले आता है कि वाटर पहले आता है, तो वाटर पहले आता है। क्यों, देखिए मैंने आपको बताया था, पहले I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर एसीटेट आयन, उसके बाद वाटर, उसके बाद नाइट्रेट आयन, और लास्ट में सल्फेट, और सबसे लास्ट में आता था F। ठीक है, तो SO4 जो माइनस है, SO4- वो वाटर के बाद में आएगा, तो इसका मतलब वाटर पहले आएगा सीरीज में, और वाटर पहले आएगा तो जो पहले आएगा उसी का क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगी। तो डिस्चार्जिंग किसकी होगी, वाटर की होगी पहली बात तो। और वाटर में से भी कौन से पार्ट की होगी, एनायन पार्ट की। एनायन पार्ट कौन होता है वाटर में, O-, ठीक है, यानी कि OH- कहो या O-, और उससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन निकलती थी। तो एनोड पे क्या निकलेगी, ये तो कंफर्म हो गया कि एनोड पे निकलेगी ऑक्सीजन गैस। बात कर लें कैथोड की, कैथोड पे आएगा एक तो कैटायन, यहां से आएगा Na+ और एक वाटर। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Na+ और वाटर की पोजीशन, तो अगर Na+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से, वाटर से ऊपर है, और वाटर से ऊपर है, तो कैथोड पे क्या होता था, कैथोड पे जो डिस्चार्जिंग है उसकी होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर है, वाटर डाउन है, तो किसका होगा, वाटर का होगा। और वाटर का होगा तो वाटर में भी किस पार्ट का होगा, पॉजिटिव पार्ट का, क्योंकि कैथोड पे कौन सा, किसका रिडक्शन होता है, पॉजिटिव पार्ट का। और वाटर में पॉजिटिव पार्ट कौन होगा, H+, तो H+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये कंफर्म हुआ जी
कि क्या होगा, इसके एनोड पे तो क्या मिल रही है ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या मिल रही है हाइड्रोजन गैस। अब उनका जो अमाउंट होगा कितना होगा, तो सुनिए, जो इक्विवेलेंट रेशो है, जब इक्विवेलेंट जो रेशो होगा, इक्विवेलेंट का जो रेशो है वही तो डिपॉजिट होता है वेट, किसी भी जो वेट डिपॉजिट होगा W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। अब इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, अगर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट देखूं तो वो कितना होगा 1, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 8। तो बस रेशो आ गया, सीधी सीधी बात है। तो एनोड पे कौन हुआ ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन हुआ हाइड्रोजन। इनका जो मास का रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होगा 8, और हाइड्रोजन का कितना होगा 1, तो रेशो कितना आ जाएगा मास का 8:1। ओरली निकल गया आंसर। ठीक है, चलिए अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन देखिए। देखिए यही सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। ये जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है तो उससे कैटायन आएगा सोडियम, और एनायन कौन आएगा SO4-2, मगर साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। तो देखिए एनोड पे जो होंगे, एनोड पे एक तो SO4- और एक वाटर। अगर हम बात करें इसमें जो डिस्चार्ज, एनोड पे जो डिस्चार्ज की सीरीज मैंने आपको बताई थी उसमें SO4- पहले आएगा कि वाटर, तो वाटर पहला आता है, सल्फेट आयन बाद में आता है, और जो पहला आएगा उसी का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, किसका होगा वाटर का होगा। और वाटर में भी किसका होगा नेगेटिव वाले पार्ट का, और नेगेटिव वाला पार्ट कौन होता है ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड पे कौन कौन ऑक्सीडाइज होता है नेगेटिव वाला पार्ट। चलिए जी, तो O-2 होगी। तो O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, और इस पे चार्ज है कितना 2, मतलब बैलेंसिंग फैक्टर इसका कितना है 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, अगर इक्विवेलेंट मास निकालना चाहोगे तो 16/2 कितना आ जाएगा 8, नहीं तो ऐसे रहने दो बस। इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम। चलिए यहाँ देखें, इसमें अगर हम बात करें तो सोडियम कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पाएंगे कैटायंस, कैटायन एक तो आएगा Na+ और एक कौन आएगा H+। क्लियर होगी बात। अब हम बात करें यहाँ से इनमें से किसका रिडक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वही क्या होगा कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर होगा और वाटर कम नीचे होगा, तो वाटर का क्या होगा रिडक्शन होगा। और वाटर के भी कौन से पार्ट का, पॉजिटिव पार्ट का, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है पॉजिटिव पार्ट, और वाटर से जो पॉजिटिव पार्ट है वो कौन आएगा H+। और कितने H आएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल से देखूं तो 2 H आएंगे। तो 2 H का वेट कितना हो गया, अगर इसका इससे डिपॉजिट कराऊंगा रिड्यूस कराऊंगा तो H2 निकलेगा। H2 का मतलब वेट कितना आ जाएगा 2 ग्राम। या वहां से ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो O-2 को तो क्या आएगी हाफ O2, हाफ O2 का मतलब 16 ग्राम, और यहां से आएगी H2 मतलब 2 ग्राम। या यहीं देख लो इसका मास कितना है 2 ग्राम और उसका कितना है 16 ग्राम। तो ये मास डिपॉजिट हुआ, रेशो निकाल लो, ये एनोड पे है और ये कैथोड पे। तो हमें रेशो निकालना था एनोड अपॉन कैथोड। एनोड पे हो गया 16 ग्राम और कैथोड पे कितना हो गया 2 ग्राम, तो इजिकल टू कितना आ गया 8:1। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऑरली मैंने आपको बता दिया था। जो रेशो होगा, जो वेट का जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट मास के, क्योंकि दोनों पे करंट चार्ज तो सेम ही रहा। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट का रेशो है इस पे आया था ऑक्सीजन, इस पे आया था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 8 और हाइड्रोजन का होगा 1, तो 8:1 आ गया था डायरेक्ट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये कह रहा है इस सॉल्यूशन, ये कह रहा है इस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्यूशन ऑफ AuCl3, ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ AuCl3, AgNO3 और CuSO4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब सब पे चार्ज क्या है सेम फ्लो हुआ है। आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ 3 फैरड, 3 फैरड मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 3 फैरड चार्ज इज पास थ्रू इट, then calculate the ratio of moles of metals deposit at the cathode। ये कह रहा है हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है अलग अलग, एक AuCl3, एक AgNO3 और एक CuSO4। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या कर दिया गया सीरीज में जोड़ दिया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कितने चार्ज फ्लो कर दिया 3 फैरड, 3 फैरड का चार्ज हमने क्या कर दिया फ्लो कर दिया है। तो थ्री 3 फैरड चार्ज इज पास थ्रू इट। तो ये बताना है कि कैलकुलेट करना रेशो ऑफ मोल ऑफ मेटल डिपॉजिट एट द कैथोड। तो कैथोड पे जो मेटल डिपॉजिट होगा डिफरेंट डिफरेंट कैथोड पे, एक पे गोल्ड होगा, एक पे सिल्वर होगा, एक पे कॉपर होगा। तो ये जो डिपॉजिट मेटल होंगे इनका वेट का रेशो नहीं बताना, इनके मोल का रेशो बताना है। तो देखिए कोई बात नहीं, क्या होगा जब क्या होगा, देखिए जब चार्ज क्या होता है, अगर मैं आपको यहां समझिए बहुत आसान सा तरीका है, जब चार्ज सेम चार्ज पास कर रहे हैं तो जो वेट डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रश्न होता है इक्विवेलेंट वेट के। और इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूं, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या होता है एन फैक्टर या मोल्स। एन फैक्टर क्या होता है, मोल्स ही तो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहाँ पे, अगर मुझे मोल निकालना तो वेट को अगर मैं मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मोल आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। ये क्या हो गया एन फैक्टर,
अब मुझे निकालना मोल का रेशो, तो वेट को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दूं, तो देखिए वेट को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, वेट अपॉन मोलिकुलर मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया 1 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर क्या होगा, जो भी इनकी चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया, मोल हो गया। तो कुल मिला के फॉर्मूला ये हो गया कि मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन फैक्टर के। ये भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ग्राम इक्विवेलेंट्स, देखिए वेट डिपेंड होगा इक्विवेलेंट वेट का, और इक्विवेलेंट वेट कैसा रहता है, इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब पे सेम होंगे, और वो किससे आता है, मोल्स इनटू बैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मोल्स हुए, तो मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एन फैक्टर के। तो यहां से अगर हम देखें तो मोल्स क्या होगा, मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एन फैक्टर। अब एन फैक्टर देख लो, एन फैक्टर ए यू का तो कितना आएगा, +3, क्योंकि सीएल जाएगा -1 और ये कितने 3, तो यहाँ आएगा +3, तो इसमें तो आएगा +3। इसमें NO3 -1 और एजी किसमें जाएगा, +1, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। और इसमें CuS देखो, SO4 -2 और Cu+2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है +3, इसका कितना है +1, इसका कितना है 2। बस बात खत्म करिए। जो रेशो होगा 1 अपॉन एन फैक्टर के, तो 1 इसमें एन फैक्टर कितना आ गया 3, इसमें कितना आ गया 1, इसमें कितना आ गया 2, तो बस रेशो रखो 1 अपॉन एन फैक्टर जो रेशो होगा वही क्या होगा, मोल का रेशो होगा। तो 1/3, ये 1/1 और ये 1/2। भाई इसे सिंपल कर लीजिए। सिंपलिस करने के लिए क्या करें, एल्शियम ले लो। एल्शियम कितना आ जाएगा 3 और 2 का 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 6/3, तो कितना आएगा 2। 6/1 कितना रह जाएगा 6, और 6/2 कितना आ जाएगा 3। बस ये आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है 0.36 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, तो ये क्या दे दिया, W दे दिया। when 1.2 एम्पियर करंट इज पास फॉर 15 मिनट्स, तो ये दे दिया I 1.2 एम्पियर, और ये दे दिया टाइम कितना 15 मिनट, तो सेकंड में ले लेंगे इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो 15 इंटू 60 क्या हो जाएंगे, इतने सेकंड आ जाएंगे। थ्रू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, मेटल का एटॉमिक वेट दे दिया, मतलब एटॉमिक मास कितना 96, ठीक। व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी, वैलेंसी मतलब वैलेंसी फैक्टर, जो वैलेंसी होती है वही तो वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे हमारे पास कोई जैसे Ag+, तो Ag+ की वैलेंसी कितनी है 1, और इसे रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाता है 1। जैसे Cu+2, तो Cu+2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 ही निकल कर आता है, तो जो 2 ही इसकी क्या है वैलेंसी है, 2 ही क्या है इसका वैलेंसी फैक्टर। तो एन वैलेंसी मतलब क्या निकालना है, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना एन। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्या करिए देखिए, तो इसमें सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि W = क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 और इंटू I इंटू T, बस लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें वेट दे रखा कितना 0.36, मोलिकुलर मास कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया 96, एन फैक्टर मुझे निकालना है, और ये 96 और I कितनी दे दी 1.2, और टाइम हमने यहाँ से निकाल लेंगे 15 मिनट, सोल्व कर देंगे, बस क्या निकल जाएगा यहाँ से एन फैक्टर। जो एन फैक्टर है वही क्या होगा, बैलेंसी फैक्टर। क्लियर होगी बात कि नहीं हुई। देखिए मैंने इसको क्या कर लिया, एन इधर, ये वेट और मोलिकुलर मास भी क्या लिया है इसके अपॉन में, तो देखिए एन तो ये रख लिया यहाँ, ये हो गया वेट 0.36 अपॉन में मोलिकुलर मास अपॉन में लिया 96 = क्या होगा, ये करंट हो गई 1.2, और ये टाइम हो गया कितना 15 मिनट इंटू 60, ये क्या हो गया सेकंड में, और डिवाइडेड बाय क्या था 96, बस उसी सोल्व कर दिया। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आ रही 3, और 3 आ रही, तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, बैलेंसी फैक्टर भी 3 और बैलेंसी भी कितनी हो गई 3। सोल्व कर लेंगे। सोल्व मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट, अगर आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं आती तो किसी दिन बता देंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके फटाफट से हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू NaCl एक्वस, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या कर दिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट क्या कर दी, पास कर दी। लिबरेट 2.24 लीटर Cl2 गैस, और उससे क्या हुआ 2.24 लीटर Cl2 गैस पास हुई एट STP कंडीशन पे। व्हेन द सेम करंट इज पास AgNO3 एक्वस, फाइंड द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कुछ एक सर्टेन अमाउंट, कुछ करंट क्या करी, पास करी किसमें, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, और उससे क्या हुआ 2.24 लीटर Cl2 गैस निकली किस पे, इलेक्ट्रोड पे। कौन से इलेक्ट्रोड पे निकली होगी, एनोड पे निकली होगी, क्योंकि माइनस वाला पार्ट कहाँ जाता है, एनोड पे। तो इतने लीटर Cl2 गैस निकल गई एट STP कंडीशन पे। वो कह रहा है
उतनी ही करंट हमने क्या करी है, व्हेन सेम करंट इज पास इन AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, वही करंट मतलब उतना ही चार्ज क्या करा गया, इस AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में पास करा गया। तो ये बताना है कि सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो ये समझ लीजिएगा। अब ये बात कर लीजिएगा कि कितना चार्ज, जब इतने लीटर क्लोरीन को डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड हुआ होगा, ये कैलकुलेट कर लो। और जितना चार्ज यहाँ रिक्वायर्ड हुआ होगा उतना ही चार्ज इसमें पास हुआ होगा। फिर तो बहुत सिंपल सा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ओरल कराता हूं, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। समझिए, 2.24 लीटर Cl2 गैस, इतनी गैस का मतलब कितना मोल हो गया, हमें पता है एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल। एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 2.24 लीटर Cl2 गैस का एसटीपी पे कितने मोल हो जाएंगे, क्या कर देंगे इसे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर गैस का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर वॉल्यूम किसका होता है, 1 मोल का। तो इतना इतना लीटर, इतने लीटर में कितने मोल होंगे, 0.1 डिवाइड कर देंगे 22.4 से। तो 22.4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने मोल आ गए, 0.1 मोल। ठीक है, यानी कि यहाँ से पॉइंट यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब वो 1 मोल से यहाँ पहुँच जाएगा। तो इतने लीटर गैस में, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस हो, एसटीपी कंडीशन पे इतने लीटर का जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना मोल होगा, वो कितना होगा 1 मोल। तो वो 0.1 मोल। तो समझ में आ गई बात। तो Cl2 जो गैस है उसका वॉल्यूम मुझे कितना मिला, 2.24 लीटर, किस पे, एसटीपी कंडीशन पे। और एसटीपी कंडीशन पे इतना जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम की गैस का मोल होता कितना है, 0.1 मोल। चलिए, तो 0.1 मोल ऑफ Cl2। अब मुझे जो Cl2 है वो किससे मिल रही होगी, NaCl से। और NaCl से क्या मिला होगा मुझे, Cl माइनस। Cl माइनस ही तो Cl2 बनाएगा, तो Cl माइनस ही तो Cl2 बनाएगा। अब इसके, अगर इसके कितने हैं, इसके Cl2 के 1 मोल हैं, तो Cl माइनस के कितने मोल चाहिए होंगे भैया, 2 मोल चाहिए होंगे कि नहीं, क्योंकि 2 Cl मिलके ही तो Cl2 बनाएंगे। तो अगर मुझे 1 मोल Cl2 बनानी है तो उसके लिए मुझे 2 मोल Cl माइनस चाहिए थे। या ऐसे कह लो, अब इसका मोल हमें Cl2 के कितने मोल बने, 0.1। तो 0.1 मोल Cl2 बनाने के लिए मुझे Cl माइनस के कितने मोल चाहिए, डबल चाहिए, 0.2। अगर वो 0.1 मोल Cl2 है तो Cl माइनस के कितने मोल चाहिए, 0.2 मोल। तो ये 0.1 मोल Cl2 बनी होगी, वो किससे बनी होगी, 0.2 मोल ऑफ Cl माइनस के ऑक्सीडेशन से बनी होगी। चलिए, अब तो बात बहुत सिंपल सी हो गई। कैसी सिंपल हो गई, क्यों हो गई सिंपल, जरा समझिए। इसके 1 मोल को, इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -1 चार्ज ही तो है। इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 0.2 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने चाहिए, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन तो किसको डिपॉजिट करता है, तो देखिए 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने चार्ज पास करा, तो हमें चार्ज का पता चल गया कि कितना चार्ज पास करा होगा यहाँ से, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 0.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे Ag प्लस के कितने मोल्स, कितने वेट को डिपॉजिट करा देगा। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब तो Ag प्लस के पास कितने मोल्स हैं, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कह सकते हैं 0.2F फैराडे चार्ज है। अब ये चार्ज कितने Ag प्लस को, कितने सिल्वर को क्या करा देगा, डिपॉजिट कराएगा। तो देखिए 0.2 मोल Ag डिपॉजिट कितने को कराएगा। अब हम बात करें, जरा सोचे, 1 फैराडे, 1 फैराडे किसको डिपॉजिट कराता है, ऐसे समझो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे जिस अमाउंट को प्रोड्यूस कराता है वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास कहलाता है कि नहीं कहलाता। और इक्विवेलेंट मास किसका, Ag का, वो है कितना, 108 है। बस बात खत्म हो गई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने वेट को डिपॉजिट, सिल्वर के कितने वेट को डिपॉजिट कराएगा, कितने वेट को डिपॉजिट कराएगा, 108 ग्राम को। तो 0.2 मोल कितने को करा देगा, बट डिवाइड कर दो इससे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल इतने को, तो 0.2 मोल कितने को कराएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, कितना आ जाएगा, 21.6 ग्राम। बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब सुनिए दोबारा से, हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि 2.24 लीटर Cl2 गैस के डिपॉजिट हुए एसटीपी पे। तो किसी भी गैस का एसटीपी पे
एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो एक मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं? 22.4 लीटर। तो 2.24 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 0.1 मोल। 0.1 मोल Cl2 मिली। तो 0.1 मोल Cl2 किससे मिली होगी? 0.2 मोल Cl माइनस से। और एक मोल Cl माइनस को रिड्यूस करने के लिए कितना चाहिएगा? 1 फेराडे। तो 0.2 मोल के लिए कितना चाहिएगा? 0.2 फेराडे। और एक फेराडे से जो वेट डिपोजिट होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास सिल्वर का है कितना? 108। तो 1 फेराडे कितने को डिपोजिट कराएगा जी? 108 को। तो 0.2 फेराडे किसको डिपोजिट करा देगा? 0.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए कितने को दिखा रहा है तो एक्स कितने को दिखाएगा? इंटू एक्स कर देंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इफ कॉस्ट ऑफ, ये कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 10 ग्राम एल्युमिनियम इज कितना? 10 रुपए। 10 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लग गई, उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी बैठी? 10 रुपए। 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लग गई 10 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने में। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग 10 ग्राम मैग्नीज। बहुत सिंपल सी बात है। ये कह रहा है 10 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी वो उसकी कॉस्ट 10 रुपए बैठी। तो कह रहा है 10 ही ग्राम मैग्नीशियम को डिपॉजिट कराने में कितनी कॉस्ट की इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। तो बस अंतर क्या है? कुछ भी नहीं, वेट दोनों का सेम दे रखा है। ये भी 10 ग्राम, वो भी 10 ग्राम। इसमें बस इसका जो बैलेंसी फैक्टर है, इसकी जो बैलेंसी वो कितनी होगी? एल्युमिनियम की +3 और Mg की कितनी होगी? +2। तो बात खत्म हो गई बस। तो देखिए इसका हम क्या निकाल लें? 1 मोल निकाल लें। अगर हम बात करें 10 ग्राम एल्युमिनियम कितना है? 10 ग्राम। तो इसे मोल में कन्वर्ट कर लो। अगर इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो गए मोल। ये क्या हो गए? मोल हो गए। तो वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया तो ये आ गए मोल ऑफ एल्युमिनियम। और मोल ऑफ एल्युमिनियम की अगर मोल की मल्टीप्लाई किससे कर दूं? बैलेंसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इतने इक्विवेलेंट्स के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 10। इतने इक्विवेलेंट्स के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 10। तो Mg के कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? कैसे निकाल लेंगे? मोल अपॉन, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। या क्या आएगा? E अपॉन 96500। या क्या आता है? मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। या क्या आता है? एन नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो फिलहाल कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए क्या कर रहा हूं? कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? एन इंटू एन एफ, ये लगा रहा हूं। तो मोल से कितने निकलेंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट से। मोल वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये तो आ गए मोल ऑफ एल्युमिनियम। इंटू एल्युमिनियम की बैलेंसी फैक्टर होता कितना है? 3। तो इंटू 3, ये क्या हो गए? इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल दो या इक्विवेलेंट्स बोल दो। तो इतने इक्विवेलेंट्स के लिए इतने इक्विवेलेंट्स के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 10। तो अब Mg के लिए देखो, तो Mg का वेट कितना है? मोल निकाल लो। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट Mg का कितना होगा? 24। एल्युमिनियम का कितना था? 27। तो 10/24 और इंटू बैलेंसी फैक्टर Mg का कितना होगा? Mg +2 में तो जाता है, तो इसके बैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो इतने के लिए अगर 10 रुपए लग रहे हैं तो इतने के लिए कितने लगेंगे? अब तो चूकी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इतने के लिए अगर 10 रुपए, तो इतने के लिए क्या होंगे? इससे क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले से क्या कर देंगे? डिवाइड। किसको? 10 रुपए को। बस 100 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया? ये 7.5 रुपीज। ये कह रहा है हाउ मच करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस O2 गैस एट 1 ml पर सेकेंड एट STP। समझिए क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है हाउ मच करंट, कितनी करंट मुझे चाहिए, किसके लिए जी? इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस O2 गैस। O2 गैस को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी करंट चाहिए? अब O2 भी कितनी? एट 1 ml, 1 ml पर सेकेंड। 1 ml पर सेकेंड। हमें इतनी ml क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। किसमें? पर सेकेंड में। और किस पे? STP कंडीशन पे। पर सेकेंड का मतलब देखिए करंट क्या होती है? I = क्या होगा? Q/T, ठीक है। और टाइम अगर मैं 1 ले लूं तो वो Q हो गया। तो जो चार्ज है वही करंट होगी बस एक तरीके से। तो हमें चार्ज निकाल देना बस, क्योंकि पर सेकंड के पूछी उनने। तो पर सेकंड, तो देखिए अब 1 ml हमें निकालना है STP पे। तो 1 ml का मोल कितना होगा? मोल निकाल लो। 1 ml में देखिए अगर मैं बात करूं STP पे, तो STP पे अगर मैं बात करूं किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, या कह सकते हैं 22,400 ml। क्लियर हो गई बात?
तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22,400 ml। ml क्यों? क्योंकि ml में दे रखा है। तो 1 ml में कितना मोल हो जाएंगे जी? 1 ml में कितना हो जाएंगे? डिवाइड कर देंगे इसे क्या कर देंगे? एक ml में कितने मोल होंगे? एक इतने ml में क्या होता है? 1 मोल। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 22,400। तो इतने तो क्या आ गए? मोल आ गए। इतने मोल मुझे क्या चाहिए? O2। अब O2 को प्रोड्यूस कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन साथ में मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए O2 से क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। O2 O-2 से तो O2 मिल रहा होगा। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने? एक, वहाँ ऑक्सीजन एटम कितने? 2। तो यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, और ट्वाइस करूंगा तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -4। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जी? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो हमें अब किसके लिए देखना? आप तो कैलकुलेशन O2 के लिए कर रहे हैं ना। तो इसके एक मोल को प्रोड्यूस करने के लिए, O2 के एक मोल को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन। बस बात खत्म हो गई। तो क्या हो गया जी? यहां देखिए, तो हमने क्या निकाल लिया इसमें? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये क्या निकाल लिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल ले, बात खत्म हो गई। हमें क्या निकालना? तो इससे क्या हो गया? ये क्या आ गए? इतने। तो एक ml में कितने वॉल्यूम होंगे? 1 ml में कितने मोल होंगे? 1/22,400। ये तो हो गए इतने, क्या हो गए? मोल। इनटू क्या कर देंगे? बैलेंसी फैक्टर। तो ये क्या होंगे? इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है मुझे चाहिए। और एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? 96500। बस बात खत्म हो गई। मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 96500। तो बस इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 96500। तो ये किस में आ जाएगी वैल्यू? चार्ज की वैल्यू आ जाएगी किसमें? कूलाम में। बस सोल्व कर दो इसको। इतने कूलाम, और जो कूलाम है वही क्या होगी? एम्पियर, क्योंकि टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो इसे क्या हम लिख देंगे? एम्पियर। समझ में आई बात कि नहीं आई? भैया आ रही है समझ में तो ठीक है, नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं दोबारा से कुछ और लेक्चर ले लेंगे इसका, ठीक है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। पता नहीं जो मैं बात को समझ बता रहा हूं, पता नहीं आपको समझ में आ पा रही कि नहीं आ पा रही। चलिए खैर, देखिए नेक्स्ट। तो हम क्या निकाल लेते हैं? यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वही क्या होगा? मोल इक्विवेलेंट्स हो जाता है। बस उसी से हम सोल्व कर देते हैं चार्ज। चलिए खैर, और वो किससे निकल लिया? मोल्स इनटू एन फैक्टर, जो भी एन फैक्टर है उसका। ये देखिए 100 ग्राम कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। 100 ग्राम कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है किसका? AgNO3 का, जिसको हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइज कर दिया किस पे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 0.1 F इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। 0.1 इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें से पास कर दें तो पास करने के बाद जो सॉल्यूशन के अंदर वेट बचेगा वो वेट बताना है। इनिशियली वेट तो सॉल्यूशन का कितना है? 100 ग्राम। फाइनली क्या होगा? कम होगा ज़्यादा होगा? कम हो गया होगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कुछ पार्ट कैथोड पर भाग गया होगा, कुछ एनोड पर भाग गया होगा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हो गया होगा इसका? यूज, और यूज हो गया होगा तो इसका वेट क्या रह जाएगा? फाइनली कम रह जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? चलिए अब देखिए, अब हमारे पास AgNO3 है। AgNO3 का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो देखिए इसमें क्या होगा? एक तो Ag प्लस होगा और एक NO3 माइनस होगा। ठीक है, समझिए बात को। एक तो Ag प्लस होगा और एक NO3 माइनस होगा। माइनस वाला पार्ट तो किस पे जाएगा? एनोड पर। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो साथ में वाटर भी होगा। अब ये बताइए कौन डिस्चार्ज होगा? एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? NO3 माइनस के वाटर। तो वाटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैंने रिड्यूसिंग जो चार्ज रिड्यूसिंग की जो सीरीज बताई थी उसमें वाटर पहले आता है नाइट्रेट से। तो इस पे तो क्या होगा? एनोड पे वाटर, और वाटर का भी कौन सा पार्ट? माइनस वाला। माइनस कौन है? O माइनस। तो O माइनस का रिडक्शन होकर क्या बनेगी? O2। तो एनोड पे तो निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अब बात करें ये Ag प्लस और कौन होगा? वाटर होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कैटाइन वाला पार्ट है वो कहाँ जाता है? कैथोड पे, और कैथोड पे हम चेक करते हैं वाटर के साथ। अब देखिए, अब ये Ag प्लस है और एक वाटर होगा, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा वही क्या होगा? वही कैथोड पे रिड्यूस होगा। अब Ag प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है कि वाटर? तो Ag प्लस नीचे है, वाटर तो बहुत ऊपर है।
तो जो नीचे होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा किस पे, कैथोड पे। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब सुनिए, 1 फैराडे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास करता, 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करता, तो वो इसके कितने वेट को डिपॉजिट कराती, 108 ग्राम को, जो इसका इक्विवेलेंट मास है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स या 1 फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी है, 1 फैराडे जो चार्ज है, वो किसी भी सब्सटेंस के कितने वेट को डिपॉजिट कराता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। और इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना है, जो इसका एटॉमिक वेट है वो इसका इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर है 1, तो कितना है 108। तो अगर 1 फैराडे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसका वेट कितना डिपॉजिट होता है 108, मगर हमने कितनी करी 0.1, तो 0.1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, कितनी हो जाएगी 10.8 ग्राम। तो क्या होगी, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी किस पे, कैथोड पे। अब बात करिए इधर ऑक्सीजन, इधर क्या प्रोड्यूस हो रही, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। तो अगर 1 मोल फैराडे या कह सकते 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं 1 फैराडे का चार्ज अगर मैं पास करता, तो कितनी ऑक्सीजन डिपॉजिट होती, जितना उसका इक्विवेलेंट मास है, और कितना है 8 ग्राम। तो अगर मैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करता तो ऑक्सीजन का कितना वेट डिपॉजिट होता, 8 ग्राम होता। 8 ग्राम क्यों, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 8 ग्राम। तो 1 फैराडे से होता है 8 ग्राम, मगर 0.1 फैराडे से कितना होगा, 8 इंटू 0.1, तो वो कितना हो गया 0.8 ग्राम। तो 0.8 ग्राम मास तो कहाँ भाग गया, एनोड पे, किसकी फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। और 10.8 ग्राम किस पे भाग गया, कैथोड पे, किसकी फॉर्म में, Ag की फॉर्म में। तो कितना मास रिएक्ट हो गया जो एनोड और कैथोड पे भाग गया, एक तो कितना 10.8 और एक प्लस का 0.8, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, टोटल मास जो लॉस हो गया कितना हो गया जी, 11.6 ग्राम। 11.6 ग्राम लॉस हो गया। और इनिशियली हमने लिया कितना था, 100, और इतना 11.6 ग्राम कहाँ भाग गया, एनोड और कैथोड पर लॉस हो गया। तो टोटल मास कितना बचा होगा सॉल्यूशन के अंदर, इस 100 में से माइनस कर देंगे 88.4 ग्राम। क्लियर होगी बात। चलिए ये देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द वेट, कैलकुलेट द वेट Fe+2 एंड Fe+3 आयंस रिड्यूस बाय द 0.5 फैराडे चार्ज। बस बात खत्म हो गई। देखिए ये 0.5 फैराडे के लिए पूछ रहा है, मतलब हाफ फैराडे के लिए। 1 फैराडे अगर मैं पास करता, तो 1 फैराडे पास करता तो इसमें से इसका कितना मास डिपॉजिट होता है, जो इसका इक्विवेलेंट मास होता, और इसका इक्विवेलेंट मास होता कितना, इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कितना 2, तो 56/2। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास इसका कितना होता है 56, और बैलेंस फैक्टर कितना है 2, तो ये होता है 56/2। तो 1 फैराडे तो इसको कितना प्रोड्यूस करता है, 1 फैराडे की अगर चार्ज में पास करता तो इसका कितना मास डिपॉजिट होता है, जो इसका इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास है कितना इसका 56/2। और इसका भी कितना प्रोड्यूस होता है, एक इक्विवेलेंट मास के इक्वल, और इसका एक इक्विवेलेंट का मास है कितना 56/3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। बस बात खत्म हो गई। तो 1 से कितना होता है 1 इक्विवेलेंट, तो हाफ फैराडे से कितना होगा, हाफ हाफ इक्विवेलेंट, उनका भी तो देखिए। बस बात खत्म हो गई। तो 1.5 फैराडे चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, 0.5 इक्विवेलेंट मास को क्या कराएगा, डिपॉजिट कराएगा किसी भी सब्सटेंस के। तो 1 फैराडे किसको कराता, 1 इक्विवेलेंट मास को। 0.5 फैराडे किसको कराएगा, 0.5 इक्विवेलेंट मास को। 0.5 मतलब हाफ इक्विवेलेंट मास को। तो देखिए वेट Fe का कितना डिपॉजिट होगा, तो Fe का इक्विवेलेंट वेट है कितना, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कितना है इसका 2, तो 56/2, ये तो हो गया इक्विवेलेंट मास हो गया किसका, Fe का। और हमें कितना फैराडे ले रहे हैं हम 0.5, तो इंटू क्या कर देंगे 0.5, या कह सकते हैं बाई 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया ये यहाँ से 14 ग्राम। क्लियर होगी बात। सेम कहानी इसमें अगर वेट देखें Fe+3 का, तो Fe+3 का एक फैराडे कितने को डिपॉजिट कराता है, जो इसका इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इसका Fe का हो गया कितना 56, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 3, तो 56/3, ये तो हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। और हमें क्या है, अगर 1 फैराडे चार्ज देता तो इतना ही होता, उन्होंने दे रखा हाफ फैराडे। हाफ फैराडे का मतलब तो हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा इतने। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप की, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, कभी आप इसे रट के बैठ जाओ, इस टाइप का। ठीक है, चलिए क्या है ये, 0.2 फैराडे चार्ज was passed during the electrolysis of 2 liter of 0.5 मोलर CuCl2। हमारे पास क्या है, एक CuCl2 का 0.5 मोलर का एक सॉल्यूशन है, कितने लीटर का, 2 लीटर का। क्या है जी,
हमारे पास एक CuCl2 का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर और जिसका टोटल अमाउंट है कितना 2 लीटर। इसको क्या कर दिया हमने 2.5 फैराडे चार्ज से क्या कर दिया 0.2 फैराडे चार्ज इसमें से क्या कर दिया पास करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया सॉल्यूशन का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हुए एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम। और ये बात हमने एज्यूम करी है कि इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है फाइंड द फाइनल कंसेंट्रेशन मोलैरिटी find the final molarity of Cu+2 ions। Cu+2 ions से तो जनरेट होंगे देखो यहाँ से Cu+2 और ये Cl-1 ये कितने हैं 2 तो Cl जाएगा -1 में और ये कितने हैं 2 तो ये कितना होगा ये हो गया -2 तो ये हो गया +2। तो कह रहा है फाइनली जो +2 की कंसिडरेशन है उसमें कितना चेंज होगा। तो आप ध्यान दीजिए Cu+2 की आयंस की जो कंसेंट्रेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? ये जो हमने क्या लिया है ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है ये जो सॉल्ट लिया इस सॉल्ट में कौन है कैल्शियम इस सॉल्ट में कौन है कॉपर और हमने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो भी किसके लिए हैं देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर उसी मेटल के किसी मेटल के सॉल्ट को उसी के इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के केस में मैंने आपको बहुत स्पेशली बिल्कुल साफ शब्दों में बताया था कि क्या होगा जब भी रिफाइनिंग कब होगी अगर किसी भी जिस मेटल का हम सॉल्ट ले रहे हैं और उसी मेटल के क्या है इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं तो वो से बोलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। वो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज होता है और कहाँ यूज होगा वाटर से नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिफाइनिंग हम इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन क्या होती है एनोड से कैथोड पे होगी। एनोड से मेटल डिपोजिट होगा इम्प्योर मेटल और वो प्योर होकर किस पे जाकर चिपक जाएगा कैथोड पे। जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो प्योर मेटल है वो जाके किस पे जुड़ जाता है कैथोड पे। तो इसमें रिफाइनिंग इसे बोलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे एनोड पे हम लगाते थे एनोड पे लगाते थे इम्प्योर मेटल की प्लेट और कैथोड पे लगाते थे प्योर मेटल की प्लेट। और धीरे धीरे क्या होगा जो एनोड था एनोड पे से मेटल टूट के कहां जाता रहेगा कैथोड पे और फाइनली क्या हो जाएगी एनोड वाली प्लेट खत्म हो जाएगी और कैथोड वाली प्लेट मोटी हो जाएगी और जिससे वापस हम बाहर निकाल लेते हैं जिससे क्या है हमें प्योर मेटल मिल जाता है। मगर इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी यूज कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता वो रिएक्शन में भागीदारी नहीं लेता वो तो सिर्फ क्या करता है प्रोसेस को प्रमोट करता है मतलब मूव करा देता है। ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं रास्ता मिल जाता है कि गाड़ी सवारी मिल जाती है उस आयंस को इधर से इधर को जाने में इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से मगर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता ना उसकी कंसंट्रेशन घटेगी ना बढ़ेगी ना उसका कोई रिडक्शन होगा ना उसका कोई ऑक्सीडेशन होगा। तो आगे बात समझ में तो रिमेन सेम। तो एनोड से Cu+2 टूटेगा और किस पे जाकर रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर प्योर। तो ये क्या था इम्प्योर कॉपर था वहां पे क्या मिल जाएगा प्योर कॉपर। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते थे उस इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो रिमेन सेम कंसंट्रेशन सब कुछ सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मेटल आयन कितना है M+2 वाज डिस्चार्ज्ड व्हेन इतने इलेक्ट्रॉन्स 1.81 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स वर पास थ्रू द इट्स व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल का एटॉमिक वेट बताना है। एटॉमिक वेट मतलब एक मोल का मास क्या होगा नहीं कि इक्विवेलेंट इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा इसका जो एटॉमिक मास होगा उसका बाई 2 क्या होगा इक्विवेलेंट मास ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास का इंटू 2 क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। खैर चलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताऊं इसका अगर मुझे क्या करना है इस मेटल का वन इक्विवेलेंट अगर इस मेटल का वन इक्विवेलेंट मुझे क्या कराना है प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए मुझे कितने फैराडे चाहिएंगे 2 फैराडे चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे क्योंकि इसका चार्ज कितना है +2। तो इस मेटल को अगर रिड्यूस कराना है इसके 1 मोल को अगर मुझे रिड्यूस कराना है तो M+2 से M बनाना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडे। तो 2 फैराडे क्या होगा तो 2 फैराडे क्या करेंगे इसके 1 मोल को रिड्यूस कराएंगे या कह सकते हैं अगर 1 मोल फैराडे होगा तो वो क्या करेंगे इसके क्या करेंगे मोलकुलर मास का हाफ होगा वो। चलिए खैर
फिलहाल हमने कितने चार्ज पास करा, इतने इलेक्ट्रॉन पास करे। जना इन इलेक्ट्रॉनों को मोल्स इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ले लें, इन इलेक्ट्रॉनों को किसकी फॉर्म में ले लें, मोल इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कैसे लेंगे, इसे किससे डिवाइड कर दें। अगर हम बात इसके मोल्स इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इससे हम किससे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें जरा देखिए। चलिए खैर बताते हैं। 1.81 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 0.3 इंटू 10⁻⁻1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला, ये एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, उससे इसको क्या कर दिया डिवाइड, उससे इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएंगे मोल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉनों को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जगह मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए जी, कितने, 0.3 इंटू 10⁻⁻1, या कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2, 3 इंटू 10⁻⁻2, इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके एक मोल को रिड्यूस कराने के लिए कितने चाहिए, इसके एक मोल को रिड्यूस कराने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे क्या कर दें, तो अगर इसके एक मोल को रिड्यूस कराने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसमें क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो इसके एक मेटल के 1 ग्राम को, मेटल का 1 ग्राम, मेटल का 1 ग्राम भी तो प्रोड्यूस हुआ था इतने इलेक्ट्रॉनों के चार्ज से, मतलब मेटल का 1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ था इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नहीं, डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये क्या है +2, इसका जो बैलेंसी फैक्टर है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है, तो देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हम बात करें 1 फेराडे, 1 फेराडे क्या करता है, 1 फेराडे जितने भी अमाउंट को प्रोड्यूस करेगा या कह सकते हैं रिड्यूस करेगा, वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक, अब इसका जो इक्विवेलेंट मास है और इसका जो एटॉमिक मास है उसमें कितने का अंतर है, इसका जो एटॉमिक मास है उसका बाई 2 करूंगा तब क्या होगा, तब क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, बाई 2 से, तो या तो मास को बाई 2 करो या चार्ज को बाई 2 कर दो। ठीक है, यानी कि एक हमें क्या करना है, इसका 1 इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 फैराडे लेने पड़ेंगे, यानी कि क्या इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए कितने फैराडे लेने पड़ेंगे, 2, या तो क्या करना पड़ेगा, जितना चार्ज हो रहा है उसका बाई 2, यानी कि इसका हाफ चार्ज। तो हाफ चार्ज के लिए कितना आ गया, मेटल का 1 ग्राम, इतना, इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स, और इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका बैलेंसी फैक्टर क्या है, प्लस, देखिए एक अगर +1 होता तो सारी कहानी बिल्कुल सीधी सीधी चलती है। अब ये +2 है तो बैलेंसी फैक्टर से क्या करिए, इसे डिवाइड करिए। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स किसको प्रोड्यूस करेंगे, 1 ग्राम को, मेटल के 1 ग्राम को। अब इतने मोल्स कितने कर रहे हैं, 1 ग्राम को, या कह सकते हैं एक मोल्स कितने को करेगा, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए एक इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको प्रोड्यूस करा रहे हैं, 1 ग्राम को। ठीक है जी, 1 ग्राम मेटल ऑफ 1 ग्राम को, तो अगर हमें क्या निकालना, एक मोल का मास, इतने मोल का मास कितना है, 1 ग्राम, इतने मोल का मास कितना है, 1 ग्राम। तो एक मोल का जो मास होगा वही तो एटॉमिक मास कहलाएगा, बस बात खत्म हो गई। तो इतने मोल का मास कितना है ये, तो एक मोल का मास क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, तो ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा नीचे, वो जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 100। क्लियर, और इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 6.67 ग्राम। तो बस ध्यान दीजिए, ये हमने हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, इलेक्ट्रॉन को मोल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया, किससे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। ये आ गए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 ग्राम नहीं मिलेगा, अभी बैलेंसी फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब ये इससे बैलेंसी फैक्टर से इसके डिवाइड कर दिया, तो ये आ गए मोल्स ऑफ, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके 1 ग्राम को डिपोजिट कराएंगे। तो एक मोल, इतने मोल आ रहे हैं, इतने मोल का मास है इतने ग्राम, तो एक मोल का मास जो होगा वही तो एटॉमिक मास कहलाता है, और वही पूछ रहा है हमसे एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम, calculate the charge required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में लेके जाना है, तो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द पासिंग इज 50%। जो करंट पास कर रहे हैं उसका 50% करंट ही काम में आ रहा है, बाकी 50% वेस्ट हो रहा है। चलिए खैर, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप
अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस इस काम को करने में, इस काम को करने में पोटेंशियल के अक्रॉस, जो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो कितना हो गया, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस काम को करने में। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम। तो ये बताना है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी या कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में लगी होगी। तो देखिए, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना एनिलीन में, बाकी एटम तो सब कुछ सेम रहे, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही होगी क्योंकि ऑक्सीजन से हटके हाइड्रोजन लग गई। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितनी आएगी, +3, क्योंकि इसका कितना हो गया, देखिए इसका कितना होगा -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ -4 और ये आ जाएगा +1, तो कितना बचेगा ये +3। सेम कहानी यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन नंबर कितनी आएगी, -3। कैसे आ जाएगी, +1 +2 तो यहाँ से हाइड्रोजन से और +1 इसकी, तो +2 और +1 कितनी होगी, +3 तो होगी -3। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन नंबर है +3 से कितनी जा रही, -3 में जा रही। तो कितने का चेंज हो रहा है, 6 का। देखिए +3 से 0 और 0 से -3, तो जब +3 से 0 जाएंगे तो 3 का चेंज, और 0 से फिर -3 तो 3 का चेंज आएगा। टोटल चेंज कितना हो गया, 6 का। ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज है, जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, वही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, वही तो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कहलाएगा, वही तो एन फैक्टर कहलाता है। तो एन फैक्टर कैसा आएगा, ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर माइनस लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। कौन से एटम, जिनकी ऑक्सीडेशन में चेंज हम निकाल रहे हैं। तो हाईएस्ट तो कितनी है, +3, लोवेस्ट कितनी है, -3, और इनटू एटम कौन है, नाइट्रोजन। एक ही तो एटम है जिसमें ऑक्सीजन नंबर में चेंज हो रहा है, कौन, नाइट्रोजन। तो इनटू 1, तो कितना आ गया चेंज, 6 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑरली निकल गया था। +3 से किस में जा रहा है, -3 में जा रहा है। तो एक एटम पे कितने का चेंज हो रहा है, -6 का, और एक ही नाइट्रोजन एटम है बस। तो कितना हो गया, 6 का चेंज हुआ। लगाइए जी वेट। हमसे क्या करेंगे, अब हमसे एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, तो वेट क्यों निकाल रहे हैं। तो देखिए एनर्जी किससे निकलेगी, एनर्जी आएगी Q इंटू वी, वर्क डन। वर्क डन जो होगा वही तो एनर्जी होगी। तो कितना वर्क करना पड़ेगा सेल को, Q इंटू चार्ज इंटू वी नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। फॉर्मूलों में ये अक्सर गलती करते हैं, Q इंटू डेल्टा वी। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस उसने देखा कितना, 3 वोल्ट। तो चार्ज हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ पे चार्ज निकाल लेना है कि इस प्रोसेस करने में इतने ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो तो इसी फॉर्मूले से पता चलेगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ, या कह सकते हैं I2 को क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो वेट तो कितना डिपोजिट हुआ था, 12.3। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, किसका, इसका, नाइट्रोबेंजीन का। इसका तो रिडक्शन कर रहे हैं, इसका तो रिडक्शन करें तो नाइट्रोबेंजीन का जो वेट है वो कितना होता है, 123, और इसका बैलेंसी फैक्टर कितना है जी, 6। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट किससा आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोबेंजीन का है कितना, 123, और इसका बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया था, 6, जो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, या कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो था। इनटू क्या होगा, I2 को क्या लिख सकते हैं, Q। ठीक, मगर ये जो चार्ज पास हो रहा है, जो करंट आ रही है, उसका 50% ही क्या हो रही है, 50% एफिशिएंसी है। तो इनटू क्या करना पड़ेगा साथ में, 1/2, या कह सकते हैं 0.5, क्योंकि क्या है, ये 50% है। तो जो भी अमाउंट होगा उसका क्या होगा, उस जितना भी अमाउंट होगा उसका बाई हाफ ही क्या है, हमारे काम में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, 50% एफिशिएंसी है करंट की। तो इनटू साथ में क्या करना पड़ेगा, चार्ज के साथ में इनटू क्या करना पड़ेगा, 0.5, या कह सकते हैं 1/2 की मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई एफ। एफ तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, 9650। फिलहाल एफ में सोल्व कर लो क्यू को। तो यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, क्यू निकल के आएगा कितना, 1.2 फैराड है। और जब ये चार्ज आ गया तो बस वर्क डन निकाल सकते हैं। जो वर्क डन होगा वही तो एनर्जी होगी। वर्क डन क्या होगा, क्यू इंटू वी, वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो चार्ज तो कितना है, 1.2 फैराडे। फैराडे को हम कूलाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1.2 इंटू 96500, 96500 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3। बस इसे सोल्व कर देंगे। ये कितना आएगा, जूल में आ जाएगा। अगर इसे किलो जूल में निकालना तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वो आ जाएगा किलो जूल में। एक छोटी सी बात है, बहुत कुछ हम सोचते हैं, एक सोचने की बात है, बहुत कुछ हम सोचते हैं, मगर जो नहीं सोचना चाहिए था वो सब कुछ सोचते हैं, और जो सोचना चाहिए वो कभी नहीं सोचा। आप सोचिए एक छोटी सी बात, कि ज़िंदगी में, लाइफ में, जीवन में जैसा जैसा हमने सोचा, क्या वैसा वैसा हुआ। जैसा हम सोचते आए हैं, जैसा हम चाहते आए हैं, क्या कभी वैसा हुआ। क्या उम्मीद रखते हो कि वैसा आगे होगा। जब वैसा, जैसा आप सोचते हो वैसा कभी नहीं हुआ, तो क्यों सोचते हो। तो सोचना स्टॉप करिए और डूब जाइए अपने काम में।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे करते जाइए। आपका जो काम है उसको पूरी ईमानदारी से करते जाइए। वो कामयाब होगा, काम पूरा होगा कि नहीं होगा उसकी चिंता नहीं है। आपको तो सिर्फ इसी बारे में सोचना चाहिए, एक ही सोच होनी चाहिए। आपका काम इस समय पढ़ने का, तो सिर्फ पढ़ने का होना चाहिए। आपको चिंता नहीं करनी कि कुछ चीज समझ में आ रही कि कुछ नहीं आ रही, इसकी इतना भी नहीं सोचना। सिलेक्शन हो, अगर आपने सोचने बैठ जाओ कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो क्या दिमाग में बात आएगी? आपकी तैयारी प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर तैयारी नहीं है, ये बात निकल के आएगी कि अभी पूर्ण रूप से जो तैयारी होनी चाहिए वो प्रॉपर अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, ये बात निकल के आएगी। और बात निकल के आएगी तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो अब कैसे होगी? पूरी पूरी करनी पड़ेगी ना, या मैं करूंगा उसे आके पूरा, या मम्मी पापा कर लेंगे, थोड़ा सा उन्हें दे दो थोड़ा काम, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट कौन करेगा? आप करेंगे कि मैं करूंगा कि घर वाले करेंगे? आप ही करेंगे। और आप क्या करते, जब आपको पता चलता है कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो बस हाय रे, अब मेरा कैसे होगा, मेरा वैसे होगा, मेरा ऐसे होगा, मेरा वैसे होगा। इसलिए क्या है, जो बात सोची थी कि हमारा काम पूरा नहीं है, ठीक है काम पूरा कर लो भाई, अभी टाइम है। तो वो काम तो करते नहीं हो, टेंशन में आ जाए, तो मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरी फिजिक्स रह गई, फिजिक्स पढ़ ली तो केमिस्ट्री रह गई, केमिस्ट्री पढ़ ली तो बायो रह गई, बायो पढ़ ली तो मैथ रह गया, ठीक है। तो इसलिए मना करते हैं, सोचिए मत। आप सोचोगे तो गलत ही सोचोगे, और अच्छा भी सोच लोगे तो फिर उसका इफेक्ट जरूर गंदा ले लोगे, एक बीमारी पैदा कर लोगे अपने अंदर, ठीक है। आपका कोर्स पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपकी तैयारी अच्छी हुई कि नहीं हुई, कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जितनी हुई बात खत्म करिए, पीछे अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या हुआ, सिर्फ सोचना बंद कर दीजिए और चुपचाप पढ़ते रहिए, बिल्कुल शांत, ठीक है। मस्ती से पढ़ते जाइए कि आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़नी है, बात खत्म। बाकी सारी सोच छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ याद रहे, बाकी सारी चीज़ भूल जाएं, कुछ भी नहीं सोचना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे आ गया नहीं आया, ठीक है, ये बाद में सोचना, पहले इसको चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पढ़िए, नींद आ रही है तो सोइए, कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाइए, कुछ रिलैक्स होने का मन कर रहा है तो रिलैक्स हो जाइए, कुछ मूवी देखने का मन कर रहा है तो मूवी देखिए, मगर फिर जब आप रिलैक्स हो जाएं तो ऐसा नहीं कि मूवी पे पता लगा बैठ गए तो मूवी से चिपक गए, मूवी के ही हो गए, ठीक है। होते तो वैसे तुम किसी के नहीं हो, अपने ही नहीं हो रहे। चलिए, थैंक्स।